नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक बड़ी योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंत नगर आवासीय योजना में भूखंडों के पंजीकरण की शुरुआत की। वहीं मोहान रोड पर बन रही ये हाईटेक टाउनशिप लोगों के लिए नया और आधुनिक ठिकाना बनेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए मोहन रोड पर एक शानदार टाउनशिप बना रहा है जिसका नाम है अनंत नगर। करीब 785 एकड़ में फैली ये टाउनशिप हरियाणा के पंचकुला की तरह सुंदर और सुव्यवस्थित होगी। यहाँ 2485 भूखंड और 18,237 फ्लैट बनाए जाएंगे। भूखंडों की कीमत 41,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखी गई है और इनकी बुकिंग एलडीए के ऑनलाइन पोर्टल से होगी। वहीं कमर्शियल प्लॉट 7,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक उपलब्ध होंगे। इस योजना में अभी लगभग 800 एकड़ क्षेत्रफल में यह आवासीय योजना प्रस्तावित की गई है। 1.5 लाख लोगों को आवासीय सुविधा इसमें मिलेगी, जिसमें 10,000 फ्लैट का निर्माण 60 प्लॉट्स में करने का प्रावधान किया गया है। EWS LIG श्रेणी के 5,000 भवनों में 25,000 से अधिक लोगों के लिए आवासीय सुविधा का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 3,000 आवास निर्माण की सुविधा यहां उपलब्ध करवाई गई है और 100 एकड़ में एडुटेक सिटी का भी विकास करना इसमें प्रस्तावित किया गया है। 4,000 आवासीय भूखंडों में 20,000 लोगों को आवासीय सुविधा और 130 एकड़ भूमि में पार्क का विकास भी यहाँ पर इस आवासीय स्कीम में प्रस्तावित किया गया है कि जितनी देर में स्कीम आई है उतनी जल्दी लोगों के बीच में अनंत नगर योजना वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर आज लॉन्च की जा रही है। यह उतनी ही शीघ्र लोगों के लिए लोकप्रिय होगी। अभी से हम इसकी तैयारी करें और यह आवासीय योजना आम जन के ईज ऑफ लिविंग के लिए तो महत्वपूर्ण होगी ही, साथ साथ हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी जरूरतमंद को इस आवासीय योजना में किसी भी प्रकार के मीडिएटर की आवश्यकता न पड़े। यह लखनऊ विकास प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार की आवासीय योजना और नई सिटी का बनना यह सरकार की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यानी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में किए जाने वाले कदमों को भी और मजबूती प्रदान करना। इस टाउनशिप के लिए एलडीए ने प्यारेपुर और कलिया खेड़ा की 785 एकड़ जमीन ली है। अनंत नगर को 8 सेक्टर में बांटा जाएगा और वहीं इसे किसान पथ से सीधा जोड़ा जाएगा। यहाँ हर जरूरी सुविधा होगी जैसे सड़क, पानी, बिजली और पार्क। ग्रुप हाउसिंग में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए भी खास इंतजाम है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लगभग 800 एकड़ क्षेत्रफल में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से इस बड़ी आवासीय स्कीम को लाने में सफलता प्राप्त की है और वह भी लखनऊ में जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़दीक हो, एक्सप्रेसवे और लखनऊ रिंग रोड इससे जुड़ती हुई हो, एक इंटीग्रेटेड टाउन प्लानिंग के तहत वहां पर एजुकेशन के एक हब के रूप में स्थापित करने के लिए भी 100 एकड़ से अधिक भूमि आरक्षित की गई हो और हर एक तबके के लिए वहां पर हाईराइज आवासीय सुविधा के साथ साथ खाली प्लॉट भी उपलब्ध करवाने देने की व्यवस्था वहां पर की गई हो।
एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है। लोगों को अच्छे आवासीय सुविधा प्राप्त हो, ईज ऑफ लिविंग बेहतर हो, यह डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में इस दिशा में देश के अंदर बड़े कदम बढ़ाए हैं। आवासीय क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को ला करके इसे अत्याधुनिक स्वरूप देने के साथ साथ समय से पूर्व उपलब्ध कराना और सस्ते आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना, ये आज की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता के अनुरूप लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लखनऊ के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। अनंतनगर लखनऊ के लिए एक नया सपना है। सीएम योगी के इस कदम से शहर का विकास और तेजी से होगा। लोग अब यहाँ अपने घर और दुकान का सपना भी पूरा कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने भारत भारी नगर पंचायत क्षेत्र में गुरु गोरक्षनाथ जन्मस्थली स्कूल का उद्घाटन भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। सिद्धार्थनगर में उत्सव का माहौल रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत भारी नगर पंचायत क्षेत्र के वृंदावन देवरिया में बने गुरु गोरक्षनाथ ज्ञानस्थली स्कूल का शुभारंभ किया। इस स्कूल के उद्घाटन से इलाके के बच्चों को बेहतर मौका मिलेगा। को हर एक व्यक्ति कौतूहल की निगाहों से देख रहा है। दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा जब पूरा देश एक स्वर में अपने नेतृत्व के साथ खड़ा होकर के बोलता है, तब 500 वर्षों की दास्ता की बेड़ियां टूटती हैं और अयोध्या में राम जन्मभूमि फिर से भव्य स्वरूप लेता हुआ दिखाई देता है। जब पूरा देश अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, तब महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक देश और दुनिया का श्रद्धालु आकर के भारत के सनातन की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफल हो जाता है। ये नया भारत है। इस नए भारत ने अपने सामर्थ्य की ताकत का एहसास भी कराया है, अपने सौहार्द की और सद्भाव की ताकत का एहसास भी कराया है, और इसी ने दुनिया को यह संदेश भी दिया है कि बल बुद्धि और वैभव में भले ही हम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन हम जबरन किसी पर आधिपत्य न स्वीकार। पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा, एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। कभी भारत के सामने पहचान का संकट था, आज ये नया भारत है। एक भारत है और श्रेष्ठ भारत भी है। ये भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं, बल्कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और आने वाले समय में मात्र 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन के हर एक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिला है। क्या वह शिक्षा का हो, क्या वह स्वास्थ्य का हो, क्या वह रोजगार का हो, क्या वह निवेश का हो, विरासत और विकास एक नए पहचान के रूप में पूरे देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जिले में पहले काफी अराजकता चरम पर थी। बेटी से लेकर व्यापारी भी खुद को सुरक्षित नहीं समझते थे। इन काफी वर्षों के बाद एक बदले हुए परिवेश में आज मुझे, उस समय जब हम लोग 2008 में यहां आए थे, तब चुनौतियां ढेर सारी थी, ढेर सारी चुनौतियां थी। तत्कालीन सरकारों के एजेंडे में विकास नहीं हुआ करता था, अराजकता चरम पर थी और सुरक्षा का वातावरण था।
न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। चारों ओर अव्यवस्था का वातावरण था। तत्कालीन सरकारों के एजेंडे में शिक्षा कहीं भी नहीं आती थी और बार बार हमारे पूर्वज इस बात को मानते रहे कि शिक्षा के लिए जितना कुछ भी किया जाए वह कम है। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि शिक्षा में किया जाने वाला कोई भी निवेश और शिक्षा पर किया जाने वाला कोई भी खर्च कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। वह सदैव आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाएगा। भारत की परंपरा ने सदैव से ज्ञान की आराधना की है, सदैव से। और इसीलिए भारतीय मनीषा ने इस बात पर विश्वास किया है, आनो भद्रा कर्तवो यंतो विश्वत, यानी ज्ञान के लिए चारों ओर खुला छोड़ो। जहां से भी ज्ञान की धारा आप तक पहुंच सकती है उसका स्वागत होना चाहिए, उसका अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि वही जीवन में हमारे लिए प्रगति के अनेक मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वहीं से ही जीवन के आलोकित होने के मार्ग प्रशस्त होने हैं और जीवन के उस आलोकित होने के मार्ग का स्वागत समाज के हर प्रबुद्ध जन को, हर सज्जन शक्ति को सदैव करने के लिए तैयार होना चाहिए। सीएम योगी का ये दौरा सिद्धार्थनगर के लिए खास रहा। गुरु गोरक्षनाथ ज्ञानस्थली स्कूल की शुरुआत से यहाँ शिक्षा को नया आयाम मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर संसद में खूब हंगामा हुआ। लंबी बहस के बाद ये बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पास हो गया। ये बिल अब राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। ये बिल पास होने पर करोड़ों करोड़ों गरीब महिलाएं, बच्चे, गरीब मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे। वक्फ संशोधन बिल 2025 पर संसद में जोरदार चर्चा हुई। राज्यसभा में गुरुवार दोपहर 1 बजे बहस शुरू हुई, जो करीब 13 घंटे तक चली। देर रात वोटिंग हुई, जिसमें 128 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 95 ने विरोध में वोट दिया। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में 12 घंटे की बहस के बाद बिल पास हुआ था। वहां 288 सांसदों ने हाँ कहा, जबकि 232 ने ना। बीजेपी और उनके सहयोगी इसे बड़ी जीत मान रहे हैं। ये वक्फ के संशोधन विधेयक का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। एक वाकिफ जिस मंशा से वक्फ को करता है कि हमारी इस प्रॉपर्टी को हम गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहे हैं और इस वक्फ की आमदनी से गरीब को, पसमानदा को, खवातीन को, अनाथ को, बच्चों को, महिलाओं को, विधवाओं को इसका फायदा मिलेगा। तालीम में या उनके हेल्थ में या और मदद मिलेगी। लेकिन इस वक्त से अभी पूरे देश में न कहीं कोई यूनिवर्सिटी बनाई गई, न कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, न इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया और उसका कहीं किसी एक गरीब को नहीं मिल रहा है। और वो का फायदा केवल मुतवल्ली और वक्फ, वंस इज ए वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। और फिर भी उस वक्फ की प्रॉपर्टी जो गॉड के नाम पे किसी ने वक्फ किया उसको भी बेच दे रहे हैं, उसको भी खुर्द-बुर्द कर दे रहे हैं, मुतवल्ली हों, केयरटेकर्स हों, वक्फ बोर्ड के जुड़े हुए अहलकार हों। तो आज उसमें एक बहुत बड़ा सुधारवादी कदम है। अब देश की वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड किया जाएगा इस कानून के दोनों सदनों में पारित होने के बाद 6 महीने में। वामसी पोर्टल भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय पर डाला जाएगा। इसके रख रखाव के लिए बोर्ड को और सुव्यवस्थित किया जाएगा। ये एक सुधार की प्रक्रिया है और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की संसद ने कानून बनाया है, वो जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उन
वर्गों को निश्चित रूप से इसका लाभ होगा और हमारी सरकार गरीबों के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए इस प्रकार के सुधार की प्रक्रिया को हमेशा आगे बढ़ाती रही है और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो बिल है ये निश्चित रूप से समाज के जो कमजोर वर्गों के, मुस्लिम समाज के लोग, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए निश्चित रूप से इसमें सहायक है। विपक्ष ने इस बिल पर जमकर विरोध कर कहा कि ये अल्पसंख्यकों के हक के खिलाफ है, लेकिन सत्ता पक्ष का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल होगा और गरीब मुस्लिमों को फायदा मिलेगा। अब बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा। अगर वो इसे मंजूरी दे देंगी तो ये कानून बन जाएगा। देश और इस देशवासियों के लिए उम्मीद का नाम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है और नाउम्मीद का नाम कांग्रेस पार्टी, गांधी खानदान, समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी, टीएमसी की ममता बनर्जी जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, डीएमके के या जो विशेष तौर से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, उन सब के द्वारा लगातार यही कोशिश की गई कि मुसलमानों के हित में भाजपा की सरकार के द्वारा कोई काम न होने पावे। लेकिन हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम सबके साथ सबके विकास की राजनीति करते हैं। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है। इससे गरीब मुसलमान, जो इस देश का 90% से ज्यादा मुसलमान है, उसके कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी चिकित्सा के लिए बहुत बड़ा रास्ता खुलने जा रहा है। और जो वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा करने वाले थे, जो वक्फ के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले थे, वक्फ के नाम पर अपनी तिजोरी भरने वाले लोग थे, उनको इससे बहुत निराशा हो। इस देश के एक बहुत बड़े निर्णय का साक्षी बना है संसद भवन और लंबी चर्चा के बाद में आज ध्वनि मत से मैं कहूं कि जितना एनडीए के पास वोट था उससे कहीं ज़्यादा वोट मिला है और विपक्ष के पास जितना वोट था उससे कहीं कम उनको मिला है। और शायद ये पता था, तभी इस चर्चा में ना तो राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया जी बोली। वो उनका पता ही नहीं चला कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। आदरणीय अखिलेश जी भी बोले तो दुनिया की कहानी तो सब सुनाई, लेकिन उन्होंने वक्त के बारे में कमी क्या है बिल के बारे में, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। मैं समझता हूँ इसमें खामी कोई नहीं थी और ये सब जानते थे कि ये अल्पसंख्यक के हित में है और इससे किसी का शोषण नहीं होने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ लोगों ने पार्टी लाइन से हटकर भी वोट दिया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहस खत्म हो गई है, लेकिन सियासी जंग अभी जारी रहने के आसार हैं। अब सबकी नजरें राष्ट्रपति के फैसले पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वक्फ संशोधन बिल 2025 को संसद ने मंजूरी दे दी है। गुरुवार देर रात राज्यसभा में ये बिल 128 के मुकाबले 95 वोटों से पास हुआ। इससे पहले बुधवार देर रात लोकसभा में भी इस बिल को 288 बनाम 232 वोटों से हरी झंडी मिली थी। बिल पास होने के बाद दिल्ली और यूपी में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। इस रिपोर्ट में देखिए। वक्फ संशोधन बिल 2025 पर संसद में लंबी बहस हुई। राज्यसभा में गुरुवार दोपहर 1 बजे से शुरू हुई चर्चा करीब 13 घंटे तक चली और आखिरकार बिल को मंजूरी मिल गई। बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट दिया, जबकि विपक्ष ने विरोध में 95 वोट दिए। उससे पहले लोकसभा में भी बुधवार को 12 घंटे की बहस के बाद इस बिल को पास कर दिया गया। इस बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े थे और विरोध में 232, जबकि विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया था। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये कानूनी रूप ले लेगा। लखनऊ में भी जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई। इलाके में पुलिस ड्रोन के जरिए विशेष नजर रख रही है और साथ ही संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है।
बिल संशोधन को लेकर लगातार राजधानी के तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं उनको हाईलाइट पर किया गया है। खुद डीजीपी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जो फोर्स है डॉक्यूमेंट पहुंचे और जो स्थिति है उसको कंट्रोल करें। ऐसे में फील्ड पर जो बता दें कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद है। अभी हमारी मौजूदगी लखनऊ के घंटाघर इलाके में है जहां पर ये इमामबाड़ा इलाका है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है जो कि आज जुमा है और पहला जुमा है वक्फ बोर्ड बिल संशोधन, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसे में पहले लोकसभा में बिल पास किया गया, उसके बाद राज्यसभा में बिल पास किया गया और लगभग दोनों सभाओं में लगभग 13 से 14 घंटा बहस चली, जिसके बाद ये वक्फ बोर्ड बिल संशोधन हुआ और बिल पास हो गया। अब राष्ट्रपति की इस पे मुहर लगना बाकी है और ये इमामबाड़ा है जहां पर आज पहला जुमा था और नमाजी नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई भ्रामक मैसेज ना फैल सके उसको लेकर जो लखनऊ पुलिस है वो अलर्ट पर है। जो संवेदनशील इलाके वहां पर कल से ही गश्त कर रही है पुलिस और तमाम जो छोटी छोटी टुकड़ियां हैं वो चौराहे चौराहे पर तैनात की गई है कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना भड़क सके। और साथ ही जो सोशल मीडिया है उस पर भी नजर रखी जा रही है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का कोई भ्रामक मैसेज न फैलाया जाए। संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है। जुमे की नमाज को लेकर दिल्ली प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रही। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बिल पास होने के बाद से उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। कानपुर में एडीसीपी सेंट्रल राजेश श्रीवास्तव की अगुवाई में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। और संभल में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। वहीं पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही पुलिस संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। यह रूट मार्च सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और साथ ही आज जुमे की नमाज है जो सकुशल संपन्न कराई जाएगी और रामनवमी का जुलूस के लिए एक सेक्टर जोनल व्यवस्था लागू की गई है, परात पोस्ट लगाई गई है। सभी त्योहार सकुशल संपन्न कराए जाएंगे सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल सभी पोस्टों पर नजर रख रहा है और कोई भी आपत्तिजनक स्थिति पाए जाने पर जांच कर कार्रवाई। कई जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि बिल के खिलाफ देश भर में आंदोलन हो सकता है। इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। गाजियाबाद में पुलिस ने साफ कहा कि शांति भंग करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस के स्तर से सारी सतर्कता बरती जा रही है। जितनी भी मस्जिदें हैं और जहां जहां भी नमाज अदा होनी है उन सभी जगह पर फोर्स का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा रिजर्व पुलिस फोर्स भी रखी गई है और ड्रोन के थ्रू सर्विलांस किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेक किया जा रहा है। प्रॉपर फ्लैग मार्च किया गया है और सभी जितने भी धर्मावलंबी उनसे बात की गई है कि किसी भी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित समस्या न आने पाए। नोएडा के साथ ही बरेली में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। साथ ही पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के जरिए विशेष निगरानी रखी है। दिल्ली से लेकर यूपी में जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार दिखी। बिल को लेकर जश्न और विवाद दोनों जारी है, लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि हर हाल में अमन चैन बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।